मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आप सभी बच्चों का पुनः गोस्वामी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है बच्चों आप सब स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई करते होंगे। बच्चों, मैं फिर आपके बीच में हिंदी व्याकरण को लेकर के आया हूं और आज हम लोग हिंदी व्याकरण में सीखेंगे, जानेंगे और समझेंगे शब्द विचार कि शब्द क्या है, शब्द का परिभाषा क्या है, शब्द के कितने भेद होते हैं, साथ ही साथ कौन कौन सा शब्द अर्थ देता है, कौन कौन सा शब्द अर्थ नहीं देता है। तो इन सब बातों को आज हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। शब्द। बच्चों, शब्द का निर्माण अक्षरों या वर्णों के मेल से होता है। वर्ण किसे कहते हैं, मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में वर्ण विचार पाठ में आपको बतलाया था, जहां आपने वर्ण की परिभाषा, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण के भेद और व्यंजन वर्ण के भेद पढ़े थे। तो बच्चों, इन्हीं वर्णों को मिलाने पर, मेल करने पर, जोड़ने पर शब्द बनता है। कहने का अर्थ हुआ कि दो या दो से अधिक वर्णों को या अक्षरों को मिलाने पर एक शब्द बनता है, और वह शब्द तब होता है जब वर्णों और अक्षरों को मिलाने पर जो शब्द बना और उसका कुछ न कुछ अर्थ होता है। कहने का मेरा मतलब हुआ कि शब्द वो है जिसका कोई न कोई अर्थ होता है, और जिसका कोई अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक हम लोग कहते हैं। सार्थक अर्थात जिसका अर्थ है। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि वर्णों या अक्षरों के उस सार्थक समूह को शब्द कहते हैं जिसका कुछ न कुछ अर्थ होता है। आइए देखते हैं। हम शब्द की परिभाषा आपके सामने लिखे हुए हैं, आप ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए, परिभाषा है, दो या दो से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई न कोई अर्थ अवश्य हो, तभी वह शब्द कहलाता है। कहने का अर्थ हुआ कि अ, आ, क, ख, प, ब, म, बहुत सारे मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में वर्णों की जानकारी दी थी। तो ये जब वर्ण को मिलाते हैं, इन वर्णों का एक समूह बनाते हैं, तो उस समूह का कोई अर्थ निश्चित होता है। तो जब अर्थ निकला तो वह शब्द बनता है। दो या दो से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई न कोई अर्थ अवश्य हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को हम क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जब हम कोई वर्ण या ध्वनि को जब मिलाते हैं तो उसका अर्थ होना चाहिए, तो जो सार्थक अर्थ होता है वही क्या कहलाता है? शब्द। तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण आपके बीच रखे। कमल, यहां पर क, म, ल, यहां तीन वर्ण है या तीन अक्षर है, क, म, ल, तो बनता है कमल। ग, गाय, यहां ग है, ग हलंत है, आ है और य है, तो गाय। घर, हिमालय, रोटी आदि। कहने मतलब ये जो वर्ण है ये दो या दो से अधिक सब अक्षरों से हुआ है। कमल, गाय, घर, हिमालय, रोटी आदि। तो ये उक्त जो शब्द है, उक्त शब्दों की रचना दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हुई है या अधिक वर्णों को जोड़ने से हुई है। तो वर्णों के ये मेल सार्थक है, अर्थात कमल का भी कोई अर्थ है। जैसे कमल का अर्थ हुआ फूल। गाय, गाय तो हम लोग देखे हैं जिसका हम लोग दूध पीते हैं।
गाय घर में पाली भी जाती है। कह सकते हैं कि गाय पालतू जानवर है। तो गाय का भी अर्थ है घर। घर का क्या अर्थ है? मकान, जहां लोग रहते हैं। उसके बाद है हिमालय। हिमालय एक पर्वत चोटी का नाम है जो हमारे भारत के उत्तर दिशा की ओर स्थित सबसे बड़ी चोटी है। तो हिमालय एक पहाड़ का नाम है। रोटी जो आटे से बनती है, जिसे हम लोग खाते हैं। तो ये कुछ शब्द है, कमल, गाय, घर, हिमालय, रोटी आदि। तो ये कई वर्णों के मेल से बना है। तो ये एक समूह बना है। तो दो या दो से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो। तो कमल, गाय, घर, तो यहाँ कई वर्ण मिले हैं और कई वर्णों को मिला के बनाया गया है, इसलिए इसका कोई अर्थ है। तो ये सार्थक शब्द हुए, अर्थात इसका कोई ना कोई अर्थ है। उन शब्दों को रचना जो दो या दो से वर्णों के मेल से हुई है। वर्णों के ये मेल सार्थक है, जिनसे किसी अर्थ का बोध होता है। जैसे अभी हमने कमल कहा, फूल का, गाय कहा, जानवर का, घर कहा, मकान का, हिमालय पर्वत का नाम, रोटी खाने वाले पदार्थ का नाम। तो घर में दो वर्ण है, एक घ है और एक र है, जिसका अर्थ क्या होता है? मकान, जिसमें लोग रहते हैं। तो शब्द क्या हो गया? शब्द सार्थक होना चाहिए। शब्द क्या होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। व्याकरण में निरर्थक शब्दों का कोई स्थान नहीं होता है। ये चीज याद रखिए कि व्याकरण में सार्थक शब्दों का स्थान महत्वपूर्ण है, जबकि निरर्थक शब्दों का स्थान नहीं है। अब आते हैं हम शब्द और पद। तो शब्द और पद में क्या अंतर है, ये भी आप थोड़ा सा समझ लेंगे। तो शब्द और पद, यहां शब्द और पद में अंतर है। ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है, या अक्षरों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। जैसे प, आ, जोड़ न, जोड़ ई, यहां चार वर्ण है। प, आ, न, दीर्घई। तो ये जब हम इसको मिलाते हैं, प जोड़ आ, जोड़ न, जोड़ ई, तो ये बनता है पानी, अर्थात पानी का कोई अर्थ है। अब यही शब्द जब वाक्य में अर्थवाचक बन करके आए तो वह पद कहलाता है। फिर से आप समझ ले, शब्द और पद में अंतर। शब्द तो आप समझ गए कि दो या दो से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई न कोई अर्थ हो। कहने का अर्थ है कि दो या दो से अधिक अक्षरों या वर्णों के मेल से बने शब्द कहलाते हैं जिसका कोई अर्थ हो। अब यही शब्द जब कोई वाक्य बनाते हैं और वाक्य में अर्थवाचक, अर्थात ये वाक्य में अर्थवाचक बनकर आए तो वह क्या बन जाता है? पद बन जाता है, और वह पद कहलाता है। जैसे पानी लाओ, पानी क्या हो गया? नाम हो गया। लाओ क्या हो गया? क्रियापद हो गया। जैसे हम कह सकते हैं पुस्तक पढ़ो, तो पुस्तक क्या हो गया? नाम हो गया, और पढ़ो क्या हो गया? क्रियापद हो गया। तो ये था शब्द और पद। यहां शब्द और पद में अंतर है। ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है, जैसे प जोड़ आ, जोड़ न, जोड़ ई, पानी। यही शब्द जब वाक्य में अर्थवाचक बन करके आए तो वह पद कहलाता है। जैसे पानी लाओ, पानी क्या हो गया? नाम पद, और लाओ क्या हो गया? क्रियापद। तो ये था हमारा शब्द का परिभाषा। बच्चों आइए अब हम आगे देखते हैं शब्द के भेद। तो शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ की दृष्टि से, अर्थात अर्थ के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं शब्दों के भेद। बच्चों अब आइए हम आगे देखते हैं शब्द के भेद। तो शब्द के कौन कौन से भेद हैं। तो बच्चों शब्द को भेद कई अर्थों में बांटा गया है, कई विचार से बांटा गया है। जैसे पहला है अर्थ के विचार से। तो अर्थ के विचार से शब्द के दो भेद होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। इसके बाद हम आगे देखेंगे
कि रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, और अंत में रूपांतर के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो कहने का अर्थ हुआ कि शब्द का जो भेद होता है वह अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और रूपांतर के आधार पर भेद किया गया है। तो अभी हम पहला देखते हैं अर्थ के विचार से। तो अर्थ की दृष्टि से या अर्थ के विचार से शब्द के दो भेद होते हैं। पहला, अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। सार्थक शब्द क्या है आप समझ लें। सार्थक शब्द वैसा शब्द जिसका अर्थ हमें पूरी तरह से समझ में आ जाए। कहने का अर्थ हुआ कि शब्द वैसा शब्द जिसको हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद हमें उसका अर्थ समझ में आ जाए, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि वैसा शब्द जिसका कोई न कोई अर्थ हो, वही सार्थक शब्द कहलाते हैं। और निरर्थक शब्द क्या है? वैसा शब्द जिसका अर्थ समझ में नहीं आए, वो क्या कहलाता है? निरर्थक शब्द कहलाता है। तो निरर्थक शब्द वे शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये था अर्थ के विचार से शब्द के दो भेद, पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक। तो सार्थक शब्द क्या है? वे शब्द जिनका अर्थ समझ में आ जाए वह सार्थक शब्द है, जिसका अर्थ समझ में नहीं आ जाए वे निरर्थक शब्द है। अब एक उदाहरण लेते हैं। आप चिड़ियों की बोली या जानवरों की बोली, अगर आप उसकी बोली को समझ रहे हैं तो नहीं समझ पा रहे हैं या समझ रहे हैं तो वे सार्थक हो गया, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो निरर्थक हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो शब्द का अर्थ आप समझ में आ जाए उसे हम सार्थक कहते हैं। जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमल, रोटी, सेब, कलम आदि। अब आप ध्यान से देखिए तो कमल क्या हुआ? तो कमल एक फूल का नाम है, रोटी एक खाने वाली वस्तु का नाम है, सेब एक फल का नाम है, कलम एक लिखने वाले वस्तु का नाम है, शर्ट जिसे हम लोग पहनते हैं, कमीज, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग प्रयोग में लाते हैं। कहने का मेरा अर्थ हुआ कि वैसा शब्द या वैसा वर्ण समूह जिसका स्पष्ट कोई न कोई अर्थ निकले उसे हम क्या कहेंगे? सार्थक शब्द कहेंगे। जैसे कमल, रोटी, सेब, कलम आदि। अब आगे देखते हैं निरर्थक शब्द। जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ ना निकले, जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ ना निकले उसे हम क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे राती, बीटा, नीपा, ओती आदि। क्या हुआ? इसका कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। राती कभी अगर इसका कोई अर्थ हम लोग पढ़े नहीं है, वीटा इसका भी अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, नीपा इसका भी अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, ओती कोई अर्थ नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं निकले उसे क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे राटी, वीटा, नीपा, ओती आदि। सार्थक शब्द का अर्थ होता है जैसे पानी, रोटी, कमल। पानी से आप समझ सकते हैं कि पीने वाला है, प्यास लगती है तो हम क्या पीते हैं? पानी पीते हैं। इसके बाद है निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ, जैसे हम पानी को उल्टा लिख दिए नीपा, तो नीपा का कोई अर्थ नहीं है। तो जिसका अर्थ समझ में आ जाए या जिसका अर्थ हो वो शब्द सार्थक कहलाता है, और वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं हो अर्थात कोई अर्थ नहीं निकले उसे हम क्या कहते हैं? निरर्थक कहते हैं। तो ये था आपका बच्चों शब्द के भेद अर्थ की दृष्टि से। किस दृष्टि से? अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद। आइए अब हम आगे देखते हैं अगला भेद। अगला भेद आपका क्या है? अब हम देखते हैं बच्चों प्रयोग की दृष्टि से। अभी हमने देखा
अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अब हम देखते हैं प्रयोग। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो प्रयोग की दृष्टि, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना होती है। फिर से समझे, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना होती है। हम वाक्य के बारे में आपके बीच में जब हम वाक्य विचार में आएंगे तो आपको वाक्यों की विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। थोड़ा सा अर्थ समझ ले कि शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना होती है और वाक्यों के मेल से क्या बनती है, भाषा बनती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वाक्यों के मेल से क्या बनती है, भाषा। और शब्द क्या है, भाषा का प्राणवायु है। भाषा का प्राणवायु क्या है, तो शब्द है। वाक्यों में शब्दों का प्रयोग किस रूप में किया जाए, इस आधार पर शब्दों को हम दो भागों में बांटते हैं। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य की रचना होती है और वाक्यों के मेल से क्या बनता है, एक भाषा बनता है। शब्द भाषा की प्राणवायु होती है। वाक्यों में शब्दों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, इस आधार पर शब्दों को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। तो प्रयोग की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हो गए, दो भेद। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी। विकार, विकार का ही अर्थ हुआ परिवर्तन। तो विकारी शब्द क्या है, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक। लिंग आप जानते हैं कि जिस शब्द से किसी स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता हो उसे हम लिंग कहते हैं। वचन एक या एक से अधिक संख्या का जो बोध कराता है उसे हम वचन कहते हैं, अर्थात संख्या का बोध कराता जो है वह वचन कहलाता है। तो आगे हम जब अभी आपके बीच आएंगे वहां पर भी मैं आपको लिंग, वचन, कारक इत्यादि विषयों के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे आपको जानकारी दूंगा। तो अभी हम इतना समझे कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक के परिवर्तन का विकार आता है उन्हें हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। मतलब लिंग, वचन, कारक तथा काल, हम काल भी कह सकते हैं। तो लिंग, वचन, कारक या काल के आदि के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है या विकार आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। विकार यानी परिवर्तन, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार आ जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, लिंग के आधार से हमने लिखा है लड़का पढ़ता है। अब इसको हम लिंग में परिवर्तन करेंगे तो लड़की पढ़ती है। उसके बाद है वचन, लड़का पढ़ता है। अब वचन के आधार से हम इस वाक्य में परिवर्तन करते हैं तो लड़के पढ़ते हैं। कारक, कारक के आधार पर लड़का पढ़ता है। अब इसको हम अगर कारक के आधार पर परिवर्तन करें तो लड़के को पढ़ने दो। लड़का पढ़ता है, लिंग के आधार पर लड़की पढ़ती है। लड़का पढ़ता है, वचन के आधार पर लड़के पढ़ते हैं। कारक, लड़का पढ़ता है, अब कारक के आधार अनुसार परिवर्तन करते हैं तो लड़के को पढ़ने दो। तो ये है विकारी शब्द। फिर से आप समझ लेंगे कि विकारी शब्द वह शब्द है जिसमें लिंग, वचन, कारक या समय आदि के कारण शब्दों में परिवर्तन आ जाता है, विकार आते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। याद रखेंगे बच्चों, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। तो ये हो गए विकारी शब्द। आइए अब हम अंत में अविकारी शब्द को जानकारी प्राप्त लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोग को हम आपके बीच में अभी आपको अविकारी शब्द को समझा रहे हैं। आप सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। बच्चों अभी हम देख रहे थे प्रयोग की दृष्टि से
जिसमें मैंने आपको विकारी शब्द बताया। विकारी शब्द एक बार फिर से हम विकारी दोहरा देते हैं कि वैसे शब्द जिसका लिंग, वचन, कारक या समय के अनुसार परिवर्तन होता है उन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। अब अविकारी शब्द क्या है? तो जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, विकारी में परिवर्तन हुआ, अविकारी में परिवर्तन नहीं हुआ। तो जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अर्थात लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार परिवर्तन आता है तो वह विकारी शब्द होता है, और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है उसे हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अर्थात वह अपने मूल रूप, वह मूल शब्द में या मूल रूप जो है वह मूल रूप में मौजूद रहता है। फिर से समझे, अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है और वे मूल रूप से मौजूद रहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी, अजोड़ विकारी, अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक तथा काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वो क्या कहलाता है? अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखें, परंतु, धीरे धीरे, तथा, यदि, अरे और आदि। अब आप परंतु का लिंग बदले तो नहीं बदलाएगा, वचन में आइए तो परंतु को लेकर के नहीं होगा, कारक से, कारक में इसको परिवर्तित कीजिए तो परंतु शब्द को नहीं हुआ, काल में ले आइए तो नहीं हुआ। अब धीरे धीरे को आप लिंग परिवर्तन कीजिए तो धीरे धीरे तो हम लिख नहीं सकते हैं। तथा को आप बदलिए तो बहुवचन में तथो तो होता नहीं है। यदि, अरे और, तो कहने का मतलब है कि इन शब्द, ये शब्द क्या है? अपने मूल रूप में मौजूद है। तो वैसा शब्द जो अपने मूल रूप में मौजूद हो और जिसमें लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो याद रखेंगे, विकारी शब्द वैसा शब्द या वे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं, और वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, बल्कि वे शब्द मूल रूप में मौजूद रहते हैं, तो वैसे शब्द को हम कहते हैं अविकारी शब्द। और अविकारी को अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी को क्या कहा जाता है? अव्यय। अविकारी को अव्यय भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। अविकारी शब्द भी चार होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। बच्चों, मैंने विकारी शब्द भी बताया, चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी कितने हुए? तो ये भी चार होते हैं। कौन कौन? तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। बच्चों, हम जब आपके बीच में हिंदी व्याकरण को, अभी हम आपके बीच में हमेशा आपको वीडियो ला करके देते रहेंगे और आपको बताएं, हम उस वीडियो में आपको संज्ञा का परिभाषा, संज्ञा के भेद, सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, क्रिया, कहने का अर्थ हुआ कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक, इन सारे विषयों को मैं बारी बारी से आपके बीच में, आपके सामने लाऊंगा और आपको वहां विस्तार से बतलाऊंगा। तो सिर्फ आप इतना जाने कि विकारी शब्द विकारी चार होते हैं। विकारी शब्द कौन कौन है? तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी कौन? अविकारी शब्द भी कितने होते हैं? चार होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो बच्चों, आज हम यहीं तक। आज मैंने आप लोगों को शब्द का परिभाषा, शब्द और पद में अंतर, साथ में अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद और प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद के बारे में जानकारी दिया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। बच्चों, अब हम अगले दिन
अगले वीडियो में आपके बीच जब आएंगे तो वहां हम रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं ये जानकारी देंगे और उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं इसकी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो रचना के आधार पर हम लोग रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़ को पढ़ेंगे और उत्पत्ति की दृष्टि के अनुसार से हम लोग इसे 4 भेद होते हैं, देशज, विदेशज, तत्सम और तद्भव। तो इन शब्दों की परिभाषा हम आपको अगले वीडियो में अगले दिन आपके बीच फिर से हम हिंदी व्याकरण जब लेकर के आएंगे तो वहां शब्दों के बचे हुए भेदों की जानकारी आपको देंगे। तो बच्चों तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।